हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन भाग 2 कक्षा 7 की पुस्तक हिंदी हिमालय की बेटियां पार्ट 3 जो इस प्रकार है। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। लेखक नागार्जुन, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने इन नदियों के साथ ममता का एक और धागा जोड़ा है। उन्होंने इन नदियों को माँ के साथ साथ बेटी, बहन, प्रेयसी के रूप में भी इन्हें देखा है। नागार्जुन जो है वह कहते हैं कि नदियाँ जो है वह बहन भी है, बेटी भी है और नदियों को माँ का रूप भी दिया गया है। इस तरीके से नदियों को बहुत सारे रूप दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। लेखक ने बताया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी नदी हैं जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। लेखक ने बताया कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी नदी हैं जो हमारे हिमालय से निकलती हैं। छोटी बड़ी नदियों की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। जब हम हिमालय के बारे में सोचते हैं तो हिमालय से निकलने वाली छोटी बड़ी नदियों का रूप हमारे सामने दिखाई देने लगता है। यह दोनों नदियां हिमालय से पिघली एक एक बूंद से मिलकर महानदी बनती है। छोटी छोटी नदियों को मिलने के बाद ही महानदी का वह रूप धारण कर लेती है। वह समुद्र बहुत सौभाग्यशाली है जिसमें ये दोनों नदियां मिलती हैं। हिमालय को इस पाठ में हिमालय को जो है नदियों का पिता कहा गया है। जो नदियां हैं वह जब निकलती हैं हिमालय से, वो मैदानी क्षेत्रों से होते हुए वो समंदर में जाके मिल जाती है और इस पाठ में समंदर को दामाद का रूप कहा गया है। जो है कि हिमालय को पिता का रूप और समुद्र को दामाद का रूप दिया गया है। नेक्स्ट, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। लोक माता की उपाधि काका कालेलकर ने नदियों को दिया है। काका कालेलकर नदियों को लोक माता इसलिए कहते हैं कि नदियां ही हमें जीवन दान देती हैं। नदियों से हमें जल प्राप्त होता है। नदियों का इनका जल शुद्ध और पवित्र होता है। नदियां जहां जहां से गुजरती हैं वही जीवन पर प्रदान करती हैं। इन्हीं नदियों के पानी से हम नए नए उपकरण बनाने में सफल हुए हैं। इन्हीं नदियों के पानी से बिजली बनती है और इन्हीं नदियों के पानी से खेती भी होती है। नदी भी माँ की तरह कल्याणकारी और पूजनीय है। नदी भी माँ की तरह मनुष्य का लालन पालन करती है। अगर ये नदियाँ नहीं होती तो आज हमारा जीवन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि नदियों से खेतों की सिंचाई होती है, नदियों से ही वर्षा होती है, नदियों के पानी से अनेक प्रकार के काम होते हैं। नदियों को पूजनीय भी माना गया है। हमारे भारत देश में सबसे पवित्र नदी गंगा को माना गया है। नेक्स्ट, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। इसमें उत्तर है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने अनेक लेखक ने बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों की, पहाड़ों के बीच की और हरी भरी उन्नत भूमि की प्रशंसा की है। इनके अलावा लेखक ने चीड़, ये नहीं रहेगा यहाँ पे, चीड़, देवदार, चिनार जैसे जंगलों के बारे में भी बताया है। ये भी नहीं रहेगा, इधर गलती है। तो लेखक जो कहते हैं कि जो बर्फ से ढकी पहाड़ियों से जब वहां से पानी गिरता है तो छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां पहाड़ों के बीच से जब निकलती हैं तो भूमि की प्रशंसा की है और उनसे चीड़, देवदार, चिनार के जंगलों को पार करते हुए मैदानी क्षेत्रों में वह जाकर नदियां मिल जाती हैं और अनेक रूपों में परिवर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट, लेख से आगे, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। इसमें दिया है नदियों के वर्णन, यहाँ पे वह हो जाएगा, वह है नदियों के वर्णन से कीजिए। छत्र पुस्तकालय से स्वयं करना है। अब पुस्तकालय में जाना है, अपनी पुस्तकों को लेना है और हिमालय से अनेक प्रकार
की कविताएं जो कवियों ने लिखा है वह एकत्र करना है और इसमें उसमें इस पार्ट से हिमालय की बेटियां पार्ट से और दूसरे कविताओं से तुलना करना है और नदियों का वर्णन भी करना है। वह आप अपनी मर्जी से करेंगे। नेक्स्ट, गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हमें, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। इसमें कविता रामधारी सिंह दिनकर की है हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में। ये कविताओं का जो आपस में तुलना करना है और फिर इसे हमें स्वयं खुद पुस्तकालय से बुक लेकर, लाइब्रेरी से बुक लेकर हमें इसे कंप्लीट करना है ताकि और भी आपको नॉलेज प्राप्त हो सके। हिमालय से संबंधित, नदियों से संबंधित बहुत सारे कवियों ने इन लोगों के बारे में लिखा है। नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, प्रकृति के बारे में लिखा है। यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं उसके बारे में बताना है। यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से इन नदियों में बहुत बदलाव आए। 1947 से अब तक नदियों में बहुत सारी चेंजिंग आई है, बदलाव आया है। ये नदियाँ आज भी हिमालय से ही निकलती हैं, लेकिन आज यह पहले की तरह शुद्ध नहीं है। आज भी हिमालय से ही नदियाँ निकलती हैं, पहले भी हिमालय से ही नदियाँ निकलती थी। लेकिन जब पहले हिमालय से नदियाँ निकलती थी तो उसका जल पवित्र शुद्ध होता था। लेकिन आज जब हिमालय से नदियाँ निकलते हुए दूसरी नदी का रूप धारण कर लेती है तो वह अशुद्ध हो जाती है, गंदा पानी हो जाता है। यह लोगों की वजह से ऐसा होता है। आज यह पहले की तरह शुद्ध नहीं है। इन सभी नदियों को प्रदूषण ने अपनी चपेट में ले लिया है। धीरे धीरे नदियों का पानी भी कम होता जा रहा है। इन नदियों पर जगह जगह बांध बनाए जा रहे हैं, पानी को रोका जा रहा है। आज के समय में यह नदियां प्रदूषित हो गई हैं, इनका पानी अब पीने लायक नहीं है, क्योंकि जगह जगह नदियों में प्रदूषण किया जा रहा है। फैक्ट्रियों के, कंपनियों के प्रदूषित जो केमिकल्स है वो बहाए जा रहे हैं, नदियों में गंदा फेंका जा रहा है, जगह जगह बांध बनाए जा रहे हैं, पानियों को उपयोग किया जा रहा है, पानी दूषित हो रहा है। उसी दूषित पानी का इस्तेमाल से इंसान को अनेक प्रकार की बीमारियां होती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। इंसान ही रोगों को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए हमें भी ध्यान देना है, नदियों को स्वच्छ साफ रखना है, खुद स्वच्छ रहना है। और अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। संस्कृत के आपके टीचर हैं, आप उससे जानकारी उनसे प्राप्त कर सकते हैं। लेखक ने हिमालय को देवात्मा इसलिए कहा है क्योंकि इन पर्वतों पर बहुत से ऋषि मुनियों ने तपस्या किया था, भगवान से वरदान भी प्राप्त किए थे। इन्हीं हिमालय के बीच में बसे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास भी है। या इसमें बताया गया है कि हिमालय को देवात्मा कहा गया है, देवता का रूप कहा गया है, क्योंकि इसी हिमालय पर्वत पे ऋषि मुनि जो थे वह तपस्या करते थे, भगवान का वास माना जाता है। भगवान से लोगों ने वरदान भी प्राप्त किया था इसी हिमालय पे। इसी हिमालय पर्वतों के बीच कैलाश पर्वत भी है, जिसपे शिव जी, भगवान शिव जी का वास होता है। नेक्स्ट, भाषा की बात, ग्रामर है। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण, क संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। ख माँ और दादी, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों से ऐसे तुलनात्मक प्रयोग निकाल कर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। इस तरीके से हमें अपनी अपनी पुस्तक से ढूंढकर और भी अनेक जानकारियां लिखना है, तुलना करनी है उनकी। उत्तर है आपका, मेरी आंखों के सामने शीत किरणों के समान स्वच्छ स्वच्छ ये नहीं रहेगा, शीतल सी धुंधली छाया नाच उठती है। कवि कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि हमारी आंखों के सामने शीत और ठंडी किरण जो है स्वच्छ, साफ, शीतल, सुंदर छाया दिखाई देने लगती है। वह यादें, स्मृतियां आने लगती हैं। बच्चे ऐसे सुंदर थे, बच्चे
बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। इसमें दिया गया है बच्चे सुंदर और सजीव सोने के खिलौने जैसे प्रतीत होते थे। अगला, संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकली। इसमें आपको ढूंढ ढूंढ कर लिखना है। सागर के हिलोरी की भांति उसका स्वर गली भर के मकानों तक पहुंचता। नदियां जो होती हैं, नदियों के पास में जो घर होते हैं, जब सागर की हिलोरी आती हैं, उसकी आवाज आती है, ध्वनियां आती हैं, उसके स्वर से गली भर के मकानों तक आवाजें जो गूंज उठती है। लाल किरण सी चोंच खोले, लाल किरण सी चोंच खोले। इस तरीके से अन्य पाठों से, अलग अलग पाठों से यह पंक्तियां ली गई है। इसकी तुलना करना है और सुंदर शब्दों में, वाक्यों में आपको लिखना है। अलग अलग पाठों से लिया गया है। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे जैसे इसमें यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। कवि कहते हैं कि जब मैं हिमालय पर्वत पे चढ़ा, तब हिमालय के कंधे पर चढ़ते ही मुझे उनका रूप कुछ और ही दिखाई देने लगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। पाठ से आपको और भी उदाहरण ढूंढना है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता, माता की उपाधि क्यों दिया है? कोई माता की उपाधि देता है, कोई बहन की, कोई मौसी की, अलग अलग उपाधियां दी गई है। उत्तर, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। कोई कवि, कोई लेखक संभ्रांत महिला की भांति नदी को कहा है। सेकंड, इसमें है जितना जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर, इन बेटियों की, हिमालय की जो बेटियां हैं, इनकी बाल लीलाएं हैं। जब ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं तो ये छल 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 करती हुई निकलती हैं, और इनकी जो ध्वनि है, इनका खेलना है, वह बाल लीला की तरह लगता है। बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर एक कैसे खेल करती हैं। बूढ़े हिमालय, हिमालय को बूढ़ा कहा गया है, नदियों का पिता कहा गया है। वह जब हिमालय पर्वत से पानी जब गिरता है, पिघलता है, तो वह ऐसा प्रतीत होता है कि अपने पिता की गोद से बच्चियां बनकर एक कैसे खेलती हुई नीचे गिरती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं है। हिमालय को इसमें ससुर कहा गया है, समुद्र को दामाद की उपाधि दी गई है। नदियों को, जो नदियां हिमालय से जब निकलती हैं, वो समुद्र में जाके मिल जाती हैं, समुद्र उनके पति हुए। इस तरीके से उपाधियां इसमें दी गई हैं। हमें अगला जो क्वेश्चन है, प्रश्न 3 है। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचित प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण विशेष से संज्ञा का मिलान करना है। इसमें देखिए, मिलान करना है। संभ्रांत महिला है, चंचल नदियां हैं, समतल आंगन है, घना जंगल है, मूसलाधार, यहाँ पे आ की मात्रा आएगी, मूसलाधार वर्षा है। संभ्रांत महिला हो जाएगा चंचल नदियां, समतल आंगन, घना जंगल, मूसलाधार वर्षा। मूसलाधार वर्षा, इस तरीके से मैचिंग हो जाएगा। नीचे आपका ये उत्तर दिया हुआ है। नेक्स्ट, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी, द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैलीबद्ध में लिखिए। इसमें आपको खोज कर लिखना है द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व मतलब दो, जिसका संबंध दोनों से हो। जैसे माता है तो माता का संबंध पिता से होगा। जब माता है तभी पिता होगा, जब पिता है तभी माता होगा। कभी कभी इनका लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी, तो और यहाँ पे लोप हो चुका है, राजा और रानी। इस तरीके से हम बना सकते हैं द्वंद्व समास जिसका दोनों का आपस में संबंध हो। छोटी बड़ी,
इसमें दिया है, देखिए द्वंद्व समास, छोटी और बड़ी। यहाँ छोटा है तो बड़ा भी होगा, माँ है तो बाप भी होगा, सास है तो ससुर होगा। इन एक के बिना दूसरा नहीं बन सकता है। माँ है तो बाप जरूर होगा, बाप है तो माँ होगा, सास है तो ससुर होगा। और भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। इस तरीके से आप और भी द्वंद्व समास बना सकते हैं। अगर इसमें लिखना है तो छोटी और बड़ी हो सकता है, माँ और बाप हो सकता है, सास और ससुर हो सकता है। इसमें और आप ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। दीन का अर्थ होता है गरीब, दीन दुखी बोलते हैं ना, दीन दुखी। आन भी 5 आप, यहाँ पे आन नहीं होगा, यहाँ पे आप होगा। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी दीन भाववाचक है। इस तरीके से हमें बनाना है। इसमें नाम लिखिए, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। तप, तप, इसको उल्टा कर दिया गया, प त, यहाँ पथ, उल्टा से पथ हो गया तो भाववाचक है। भाव प्रकट किया जा रहा है, भाव बताया जा रहा है। भाव अच्छा बुरा, भलाई अच्छाई। राज, राज का ज रा, उसको उल्टा कर दिया गया, ज रा, फिर यहाँ पे जरा दिया है, भाववाचक है, ये भी भाववाचक है। नव, नव मतलब नया, उसको उल्टा करने पे वन हो जाएगा। वन, वन मतलब जंगल, ये जातिवाचक है, किसी की जाति बता रहा है वह। गल, लग भाववाचक है। राम, मरा, ये भी भाववाचक है। जातिवाचक जो किसी की जाति बताता है, व्यक्तिवाचक जो व्यक्ति और उनके नाम को दर्शाता है। और भाववाचक जो है वह जैसे अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, सुंदर हो गया। इस तरीके से जो भाव, जो विशेषता, भाववाचक की विशेषता बताए उसे भाववाचक कहते हैं। भाव। नेक्स्ट, इसमें ये क्वेश्चन आपका 5th कंप्लीट हो गया। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द, इसमें ये नहीं रहेगा, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। इसमें हमें बताना है कि समय के साथ साथ शब्द बदलते हैं, उनके रूप बदलते हैं। और जैसे, ये नहीं रहेगा, जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप बंत्रवती। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। सतलुज, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। रूपड़, ये भी नहीं रहेगा। झेलम, ये भी नहीं रहेगा। जेनाब, अजमेरू, इधर थोड़ा हो गया। बनारस, विपसाय, वितस्ताय, रूपपुरे, यहाँ पे ये हो गया। अजमेरू, ए वाराणसी। सतलज, सद्रुम, रोपड़, रूपपुर, झेलम, वितस्ता, चिनाब, विपासा। अजमेर, यहाँ पे जो है वह ज रहेगा। अजमेर, अजय मेरू, बनारस, वाराणसी। यह है पुराना नाम। पुराना नाम और नया नाम जो है उसको बताना है। नाम को, समय के साथ साथ भाषा बदलती रहती है, उनके नाम भी बदलते रहते हैं। इसी प्रकार से हमें अन्य नामों को ढूंढकर इसमें लिखना है, जो इस प्रकार इसमें दिया गया है। नेक्स्ट, उनके ख्याल में शायद यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। 7वां है, उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके नकारात्मक शब्द, नेगेटिव शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। यहाँ पे नकारात्मक है, लेकिन नकारात्मक होने के साथ साथ भी यह पॉजिटिव उत्तर दे रहा है। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, कहने का अर्थ है महात्मा गांधी को सभी लोग जानते हैं। महात्मा गांधी को सभी जानते हैं। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3 उदाहरण दीजिए। सोचिए, इस दृश्य से उनका विश्लेषण कीजिए।
तुम शायद ही घर आओ। तुम शायद ही घर आओ। यहाँ पे ही जो है उस पे बल दिया है, बलाघात शब्द है जिसपे दबाव डाला गया है। तुम शायद ही घर आओ। तुम शायद घर न आओ। उसने शायद ही तुम्हें आते देखा हो। उसने शायद तुम्हें आते न देखा हो। आज शायद ही बारिश हो। आज शायद बारिश न हो। यहाँ पे जो है नकारात्मक शब्दों को प्रयोग किया गया है, जहाँ पे बालाघात के लिए ही का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने तरीके से उन सेंटेंस में भी आप वाक्यों को बना सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, और भी कुछ वाक्य को आप बना सकते हैं, इसमें अच्छा लिख सकते हैं, कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।